जा रहे हैं एक नए चैप्टर का, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यानी कि ये डेरिवेटिव कहाँ पर अप्लाई होता है। इस चैप्टर में ना आप कुछ चीजें पढ़ेंगे। उससे पहले आप समझिए डेरिवेटिव होता क्या है। आप डेरिवेटिव मानते किसको? डेरिवेटिव जो आप मानते हैं वो मानते हैं, अगर एक फंक्शन दे रखा है आपको, उसको किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, अगर आपको उसको डिफरेंशिएट करना है तो आप उसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? डी ओवर डी एक्स। ऐसे एक फंक्शन दे रखा है एफ टी, तो इसको डी ओवर डी एक्स मत लिख दीजिएगा। इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये तरीका गलत होगा। अगर आपको इसको लिखना है तो आप लिखिएगा डी ओवर डी टी ऑफ एफ टी। तो हम डेरिवेटिव में करते क्या है और किस चीज की स्टडी करते हैं? ये हमारे पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ में एक साइड आपकी वैल्यू होती है y की और एक साइड होती है x की वैल्यू। तो ये जो y की वैल्यू है इसी को तो आप एफ एक्स मानते हैं। और मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो इस ग्राफ का आपका डेरिवेटिव करने का मतलब है कि आप इस ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हो। मान लो इस पॉइंट पर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पर आप स्लोप निकाल रहे हो, जी। है ना? स्लोप होता क्या है? इस तरह से एक बहुत छोटा सा ट्रायंगल बनता है। यहाँ पर आपका एक ट्रायंगल टाइप का बनेगा। ये थोड़ी सी लाइन मेरी गलत बन गई है, मैं एक अच्छी सी लाइन बना के समझाता हूँ। बेसिकली एक ग्राफ इस तरीके का है और आपको इस पॉइंट पर इसका स्लोप निकालना है। तो इस पॉइंट से थोड़ी सी पहले एक लाइन ले लीजिए, थोड़ी सी बाद में एक लाइन ले लीजिए, ऐसे करके यहाँ एक ट्रायंगल जैसा बनेगा आप। तो ये जो ट्रायंगल बना है ये थीटा है। तो ये एंगल ही हम क्या कहते हैं? इस एंगल को अगर टेन थीटा के साथ रख लेंगे, यही आपका स्लोप होता है। अब मैं आपको दो ग्राफ बताता हूँ। एक ग्राफ ऐसे है, ये दो ग्राफ की जगह है। एक आपका ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से और एक आपका ग्राफ बना हुआ है इस तरीके से। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस ग्राफ की स्टडी कीजिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाइए, तो आप देखें जब पॉइंट ए पर आप वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, यानी एफ ए आएगी। और पॉइंट बी पर आप निकालेंगे तो वैल्यू कैसी आएगी? एफ बी। इसी तरीके से आप यहां से जाइए आगे तक, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आप इन दो अलग अलग पॉइंट्स पर वैल्यू कैलकुलेट करिए। आपने ए पे निकाली वैल्यू, तो ये आ जाएगी एफ ए। और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो नीचे की साइड जाकर आएगी, यानी एफ बी। इन दोनों केसेस में क्या है कि जो आपका बी है ना, वो बड़ा है ए से। यहाँ पर भी जो बी है वो बड़ा है ए से। लेकिन जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी आ रही है। हाँ। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। इस केस में आपकी वैल्यू जो है एफ बी की, वो कम आ रही है एफ ए से। तो यहाँ पर आपको वैसे देखने में भी विजुअली रिप्रेजेंट हो रहा है ये चीज कि ये ग्राफ जो है आपका, वो इंक्रीज कर रहा है और ये ग्राफ आपका डिक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ अ ग्राफ आपने पता है कहाँ पढ़ा होगा बहुत अच्छे से? आपने इसको पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक करके चैप्टर जो है, केमिकल काइनेटिक्स। उसके अंदर ये चीज यूज होती है कि आप हाफ लाइफ मेथड निकालते हैं, उसमें इंटीग्रेशन हाफ डिफरेंशिएशन यूज होता है। हाफ ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ। एक चीज आप निकालते हैं फ्रैक्शन लाइफ। उसके अलावा आप
काइनेटिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जी पढ़ा है। सेकेंड ऑर्डर, ये कैलकुलेट करते हैं। तो इन चीजों में ये ग्राफ्स आपके अप्लाई होते हैं। अब इन ग्राफ्स की जो है ना, कि सिग्निफिकेंस क्या है, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि आप जो डेरिवेटिव निकालते हो वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है और उसके क्या क्या सिग्निफिकेंस। अब हम आते हैं बुक की तरफ। बेसिकली बुक जो बता रही है, वो बताती है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का क्या मतलब होता है। तो आप एक साइड लिख लीजिए, पहली हेडिंग आपकी, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप बहुत बेसिक फिजिक्स भी आनी चाहिए। और आप ट्वेल्थ क्लास में, तो आपसे इतनी उम्मीद की जा सकती है कि आपको 11 12 के बेसिक फार्मूलाज पता होंगे। और अगर नहीं भी पता, तो आपके सामने अगर वो आ जाए, तो एटलीस्ट आप उसको पता तो कर सकते हो कि ये क्या कह रहा है। जी सर। जैसे मैं आपसे बोलूं, वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी वेलोसिटी बेसिकली में होता क्या है, वो होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बाय टाइम। नहीं, रेट लिख दिया ना मैंने। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। नहीं, रेट का मतलब तो डेपॉन में टाइम हो गया ना, तो इसको आप लिखोगे कैसे। आपको वेलोसिटी लिखनी है, तो यहाँ आप डिस्प्लेसमेंट ना लिखकर लिखेंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन जी। चेंज इन टाइम। या फिर आप अगर इसको स्मॉल चेंज के लिए लिखना चाहते हो, तो आप लिखेंगे ds अपॉन dt। तो आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, दिस इज ds अपॉन dt। तो ये एक्चुअल में क्या है, किसी भी क्वांटिटी का आप रेट निकालो, तो वो आपको एक नई क्वांटिटी देता है। और नई क्वांटिटी यहाँ कैसे मिली, अगर आपने s यानी डिस्प्लेसमेंट का रेट निकाला, तो डिस्प्लेसमेंट का रेट आपको क्या प्रोवाइड करेगा, इट प्रोवाइड टू यू इज वेलोसिटी। ये तो आपकी एक बात हो गई। अगर आप इसकी जगह लेते हैं एक्सेलरेशन या एसेलरेशन, उसमें क्या होता है, एसेलरेशन की जब भी हम बात करेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज द रेट ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ वेलोसिटी, विच मींस चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और अगर बहुत स्मॉल चेंज होगा, तो लिखेंगे डीवी ओवर dt। तो आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है यहाँ से, डीवी अपॉन dt। ठीक है। जी सर। अब एक चीज आपने पैरामेट्रिक मैट्रिक फॉर्म पढ़ी थी। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या था, आपका आपको निकालना था dy ओवर dx। लेकिन आपको जो y था, वो एक फंक्शन था टाइम का, और जो x है, वो भी एक फंक्शन है टाइम का। तो आपको जो रेट निकालना है, वो यहाँ पर चेंज निकालना है। लेकिन यहाँ रेट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रेट के लिए तो आपके डिनोमिनेटर में टाइम आना चाहिए, और ये टाइम नहीं है। तो यहाँ पर रेट की बात नहीं कर रहा वो। अब इस क्वेश्चन को रेट के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व करेंगे, उसके लिए आपने पैरामेट्रिक फॉर्म लिखी थी, विच इज dy ओवर dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt। और यहां मैं लिख लूंगा रेसिप्रोकल ऑफ द रेट ऑफ x। तो ये फाइनली बन क्या जाएगा, आपको दिख रहा है कि dt से dt कट जाएगा, dy ओवर dx ही बनेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी रेट ऑफ y इंटू रेसिप्रोकल ऑफ द रेट ऑफ x।
जी। ठीक है। तो एक रेट की टर्म में बात करना समझ में आया आपके? रेट की टर्म में बात करने का क्या मतलब होता है चीजों का? हाँ। ठीक है। अब एक एक्सप्रेशन मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल करके। आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स, जो कि बराबर है x³ -2x² +5। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको निकालना है dy/dx, कहां पर? व्हेन x = 0। तो पहले आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये f'(x), जो कि आ जाएगा 3x² -4x +0। अब आपको x की वैल्यू डाल देनी है, तो ये हो जाएगा f'(x) = 3 × 0 का स्क्वायर -4 × 0 +0। दिस इज 0 +0 +0। मतलब अगर आप इस इक्वेशन के लिए, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका स्लोप निकालते हैं dy/dx पर, तो वो पैरेलल आएगा। जीरो आने का मतलब क्या है? इट इज पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। और अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी नॉर्मली देखोगे तो कैसी होती है वो इस एक्सिस पर मान लो टच करती हुई जा रही है, ऐसे करके। तो यहाँ पर अगर आप स्लोप निकालोगे तो कैसा आएगा? पैरेलल आएगा। या ये थोड़ी जी। सी नीचे से जा रही है, ऐसे करके। यहाँ पर अगर आप स्लोप निकालोगे तो वो कैसा आएगा? हमेशा पैरेलल आएगा। तो ये स्लोप कैसा आया आपका? 0। इसका मतलब समझ में आया आपके? हाँ जी। एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़िए। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। अब देखिए, सवाल आपको ना बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में नहीं देगा, आपको सवाल कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए कि सवाल किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा। बेसिकली आपको जो दे रखा है आप उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको एक चीज दे रखी है, एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड। ठीक है, इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल नंबर 1। आप चाहें तो एक बार सवाल को और पढ़ लीजिए। आपको निकालना है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल पर सेकेंड, यानी यू हैव टू फाइंड dA/dt। ठीक है, जी सर। इसी को तो बोलेंगे हम। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर सेकेंड। अब एरिया कैसे निकालते हैं आप सर्किल का? एरिया बराबर होता है πr²। और अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे ना इसको dA/dt, जिसमें जी। आपका पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आप इसको डेरिवेटिव कीजिए। पहली चीज तो आप इसको डेरिवेटिव कर नहीं सकते, और अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो आप लिखोगे पहले 2 × r, और उसके बाद r को भी करना पड़ेगा, यानी dr/dt भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये तरीका होता है लिखने का। अगर आपको dr के रिस्पेक्ट में करना होता तो आप सीधे dr के रिस्पेक्ट में करते, 2r आ जाता। लेकिन यहाँ टाइम के रिस्पेक्ट में बोला है, तो आपका dr/dt एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर आएगी। आ रही है बात समझ में? जी सर। उसने बोला है रेडियस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। हाँ जी। द सर आपकी रेट, स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन नहीं दिख रही? मतलब वो ब्लैक बोर्ड वाली? मैं वाइट वाली दिखा रहा हूँ। ये दिख रही है वाइट वाली? अच्छा। हाँ, वाइट वाली दिख रही है, मुझे लगा आप दिखा रहे हैं। अच्छा, ये अजीब बात है यार।
यार यहाँ रेट बोला है एरिया का, तो रेट तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकलेगा। एक्चुअल में मैंने एक गलती कर दी आपको बताने के लिए। ये फिजिक्स वाला रेट नहीं है आपका। डी ए ओवर डी आर करेंगे हम। ये नहीं नहीं सर, मैं बोला है डी ए ओवर डी आर। ठीक है, यही है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर सेकंड। तो एरिया कितना है आपका, पाई आर स्क्वायर। आप इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये रेट कहलाएगा एरिया का रेट, जो कि हो जाएगा पाई। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 आर। अब आर की वैल्यू 5 दे रखी है, पुट कर दीजिए यहाँ। पाई इंटू 2 इंटू आर की वैल्यू 5, तो ये आ जाएगा 10 पाई। अब ये जो एरिया आया है इसकी यूनिट आपको पहले से ही दे रखी है, एरिया पर सेकंड, यानी मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका एरिया आएगा। ठीक है, ओके 8 सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर सर, लीजिए। ये पाई की वैल्यू दे देनी है क्या? मतलब उसको सॉल्व नहीं करना रहता? नहीं नहीं, आगे सॉल्व मत कीजिएगा, ओके। पाई भी आएगा 10 के साथ। सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें आपको डिफरेंशिएशन सिखाया ना कि मल्टीप्लिकेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 2। सॉरी, एग्जांपल 2 पढ़िए। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब is increasing at the rate of 9 cubic centimeter per second। बेसिकली आपको दे क्या रखा है, उसने कहा है जो वॉल्यूम है ना पर सेकंड, वो किस स्पीड से बढ़ रहा है, 9 की स्पीड से बढ़ रहा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 10। तो सरफेस एरिया किस स्पीड से बढ़ेगा जब उसकी एज की लेंथ कितनी होगी, 10 होगी। ठीक है, जी। देखिए वो जो मैं पीछे कॉन्सेप्ट समझा रहा था आपको, वो यहाँ अप्लाई होगा। बेसिकली आपकी यहाँ बात क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है क्यूब की। आप इस क्यूब की साइड को ले लीजिए एक्स, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब। और अगर सरफेस एरिया लिखना है क्यूब का, तो वो होगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू उसने दे रखी है क्वेश्चन में ही, कि जो आपकी साइड है वो 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर। और आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है डीवी अपॉन डी टी, जो कि बराबर है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखिए सवाल सॉल्व करने से पहले आपको निकालना है सरफेस एरिया का रेट। अब सरफेस एरिया का रेट कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया का रेट निकालने के लिए आप सरफेस एरिया को डेरिवेटिव करेंगे। जी। वो कैसे लिखा जाएगा, आप लिखेंगे डी एस मान लो उसको, ओवर डी टी। तो ये हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, 2x को डेरिवेटिव करूंगा तो आएगा 2x। और x को भी यहाँ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डी एक्स ओवर डी टी। तो वन ही रहेगा? क्या रहेगा, अच्छा नहीं, कुछ कह रहे हैं। नीचे नहीं, वो मैं बोल रहा था वन हो जाएगा, पर फिर मैं देखा कि नीचे डी टी है। नहीं नहीं, डी टी है, तो ये हो जाएगा विद ट्वेल्व रिस्पेक्ट टू टी। एक्स डी एक्स ओवर डी टी। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी पहले। अगर आप यहाँ x भी रख दो ना, तो अभी ये कितना बनेगा, ये बनेगा 120 इंटू डी एक्स ओवर डी टी। इसकी वैल्यू आप यहाँ से निकालिए। आपको जो वॉल्यूम दे रखा है वो कितना है, वॉल्यूम इज गिवन टू यू इज एक्स क्यूब। आप इसको भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डीवी ओवर डी टी।
इक्वल टू 3x² dx ओवर dt। तो dv ओवर dt आ जाएगा 9। ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह रखेंगे 10, फिर एक और 10 रखेंगे, और फिर रखेंगे dx ओवर dt। तो ये हो जाएगा 309 इंटू dx ओवर dt। आपकी dx ओवर dt की वैल्यू यहां से निकल कर आ जाएगी 9/300। तो काट लीजिए 3 से, तो आ जाएगा 3/100। दिस इज dx ओवर dt। इसको ले जाके पुट कर दीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो आप रखिएगा पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है आपकी सरफेस एरिया का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि बराबर हो जाएगा 120 इंटू dx ओवर dt की जगह आप उसकी वैल्यू डालेंगे, वो हो जाएगा 3/100। तो ये बनेगा 360/100। कितना आ जाएगा? दिस इज 3.6। तो आपका सरफेस एरिया का चेंज अपॉन टाइम यह आ गया 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ में आया सवाल? जी सर। जी जी। ठीक है। यहाँ आंसर कुछ और नहीं दे रखा हो। ठीक है, यही आंसर है, देखिए। अब यार यहाँ पर इस चीज को माना है, ऊपर माना नहीं है, मेरे तो समझ से बिल्कुल बाहर है कि ऊपर कैसे नहीं माना उसको। ये पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सवाल बनेंगे वो सारे के सारे आपके न्यूमेरिकल टाइप बनेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, न्यूमेरिकल टाइप वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आपको सब कुछ अपने पास से बनाना पड़ेगा। ये सब जो आपको दिख रहा है ना अभी, ये सब दिखेगा भी नहीं। अब यहाँ से आप स्टडी कीजिए। अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्विक लेक एंड वेव मूव इन अ सर्कल। जो वेव हैं वो किसकी फॉर्म में निकल रही है? इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। और आपको दिख रहा है कि जो वेव बनती है ऐसी तो बनती है, रेडियस चेंज होती रहती है जी उसकी। सर। एट द स्पीड ऑफ, जो उसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड का मतलब आपको dr/dt, किस स्पीड से मूव कर रही है वो, इस स्पीड से मूव कर रही है। तो इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, और वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हर एक सेकंड में 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ रही है आपकी रेडियस। एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कल वेव इज 10 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द enclosed एरिया इंक्रीजिंग। अगर 10 सेंटीमीटर तक ये पहुंचेगा, तो उस इंस्टेंट पर आपको बताना है कि एरिया कितनी स्पीड से इंक्रीज कर रहा होगा। आपके सवाल समझ में आना चाहिए। लेक के अंदर आप क्या कर रहे हो? स्टोन गिरा रहे हो। तो उसकी जो रिपल्स बनती है ना, रिपल्स जो बनती हैं, वो रिपल्स इंक्रीज कर रही हैं। और किसकी मदद से इंक्रीज कर रही है? उसका रेडियस इंक्रीज कर रहा है। अब आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे? जी। अप्लाई करने का तरीका है, गर्दन में दर्द होने लगता है पढ़ाते पढ़ाते। एग्जाम्पल 3। आपको क्वेश्चन में जो गिवन है, सबसे पहले आप वो लिखा करिए। आपको वेलोसिटी गिवन है, यानी कि रेडियस अपॉन टाइम कितनी स्पीड से बढ़ रही है, वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इंक्रीज क्या कर रहा है? उसका एरिया इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एरिया किसके बराबर है? सर्कल का एरिया होता है πr²। अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे डी ए ओवर, यहाँ डी आर मत कीजिएगा, डी ए ओवर डी टी ही आएगा। कभी भी रेट आता है उसमें टाइम ही आता है। अब ये क्या है? पाए। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 इंटू आर
और ये हो जाएगा dr/dt, जो क्या बनाएगा 2 πr dr/dt। आर की वैल्यू कितने पर पूछा है उसने? आपको बताना है जब आर की वैल्यू 10 फोर सेंटीमीटर हो, इस सेंटीमीटर इंस्टेंट पर बताना है से। कि एरिया की स्पीड कितनी होगी, जी सर। यानी एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज होगा। तो 2 × पाई इंटू रेडियस कितनी है 10। मतलब जो ढूंढनी है गिवन। जी, 10 10 सेंटीमीटर, और dr/dt की वैल्यू है 4। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 4 दूनी 8 दूनी 80, यानी 80 पाई। और ये है हमारे पास क्या, एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई टाइम यानी सेकंड। तो ये आपकी एरिया अपॉन टाइम की वैल्यू आ गई। आई बात समझ में? जी सर। तो ये हम बेसिकली रेट कह लीजिए, वेलोसिटी कह लीजिए, इन चीजों के बारे में ही बात कर रहे हैं। ये देखिए, एक यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है। अगर dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो y आपका इंक्रीजिंग है, एज इंक्रीजेस। और अगर नेगेटिव है तो y डिक्रीज करेगा अगर आप x इंक्रीज करते हो। ये बात मैं आपको पहले बताकर आ चुका हूँ, दो ग्राफ बनवा कर। एक ग्राफ आपका इंक्रीजिंग टाइप का था, ऐसा था। और एक ग्राफ आपका ऐसा था, ऐसा नहीं था, इंक्रीजिंग। एक ग्राफ आपका ऐसा था। तो वो कह रहे हैं कि आपके पास ये एक्चुअल में फंक्शन जो है y = f(x) दे रखा है, और यहाँ पर भी y = f(x) ले लो आप। तो अगर आप यहाँ dy/dx करते हैं, और ये वैल्यू आपकी इस ग्राफ की अगर निकाल रहे हो, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। यानी जैसे जैसे आप आगे जाते रहेंगे, आपकी इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। और इसमें जैसे जी जैसे आप आगे बढ़ोगे, ऐसे फिर यहाँ आओ तो ये वैल्यू आएगी, यहाँ आओगे तो ये वैल्यू आएगी, यानी आपकी जो वैल्यू है वाई की वो क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है। तो जैसे जैसे आपका एक्स इंक्रीज करेगा, जो आपका वाई है वो डिक्रीज करेगा। और यहाँ पर जैसे जैसे आपका एक्स इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे आपका वाई भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। और इसका जो आप स्लोप निकालेंगे यानी dy/dx निकालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसकी अगर बात करूं, तो यहाँ पर आप dy/dx निकालिए, इस केस में वो नेगेटिव आएगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा मैं बताता हूँ। बस, क्लास 11 में आपने 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी है। हाँ। एक पॉइंट आपका यहाँ है, एक पॉइंट आपका यहाँ है। ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है ना? जी सर। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ रही है। तो आपको दिख रहा है, आप लिखोगे x2 - x1, और ये क्या देगा आपको, ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन अगर आपका ग्राफ इस तरीके का है, जिसमें आपका x1 यहाँ आ रहा है और x2 यहाँ आ रहा है, और आपको निकालना है x2 - x1, तो ये क्या होगा, दिस इज निगेटिव। ठीक है? ये जी वाली बात सर। समझ में आ रही है आपकी, या सिर्फ मैं ही समझ रहा हूँ उसको? सर समझ में आ रही है। ऐसा तो नहीं है थोड़ी थोड़ी आ रही है? सही, थोड़ा ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अरे यार, ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड कहाँ से लग गया? नेगेटिव वाला बस। बच्चों वाला ग्राफ बनवा देता हूँ, ठीक है? वो सही रहेगा आपके लिए। जी। टाइम भी कम बचा है इसमें। देखो, यहाँ वैल्यू है 1 2 3। तो ये 1 2 3, इस पर जो वैल्यू आ रही है यहाँ, आप ले लीजिए 10
15, 20। तो ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। भाई किसी भी दो पॉइंट के बीच का स्लोप कैसे निकालोगे? मान लो इन दोनों पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना है, तो आप क्या करोगे? स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 कितना है? 20 में से 15 गए, नीचे 3 में से 2 गए, क्या आएगा? 5/1। ऐसे ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव आएगा, जिसमें आपका जी। x बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है। ऐसे ग्राफ का स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव। और इसी को पॉजिटिव। बोलेंगे आप इंक्रीजिंग। और इसका उल्टा कर दूं मैं अगर, उल्टा इन दी सेंस ऐसे कर दूं अगर, तो ये 1 2 3, 1 2 3, और वैल्यू जो आएंगी यहाँ 20, यहाँ 15, यहाँ 10, ये 10, 15, 20। इन दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालो। इसमें से इसे माइनस करना पड़ेगा ना? कैसे लिखोगे? हाँ। 15 - 20 अपॉन दो 15 माइनस माइनस एक 20। तो -5/1 जी सर। आएगा। निगेटिव आ रहा है स्लोप। हाँ, नेगेटिव आ रहा है। आ रही है ना बात समझ में? तो जी। यहाँ